नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इशू की बात करेंगे जो सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और नेशनल यूनिटी का भी सवाल है। टॉपिक है रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। जब हम रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि देश के कुछ हिस्से बहुत डेवलप्ड हैं, उनके पास इंडस्ट्रीज, जॉब, इनकम, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बड़े इलाके भी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत पीछे है, रोड टूटी हुई है, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी काफ़ी कमज़ोर हैं और लोगों के पास इनकम और अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफ़ी लिमिटेड हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर हम मुंबई, बेंगलोर या चेन्नई जैसे मेट्रो सिटीज़ देखें तो वहाँ हर तरह की सुविधा हैं, एमएनसी ऑफिसेज, आईटी हब्स, मेट्रो रेल, लग्जरी हॉस्पिटल्स। लेकिन बिहार, ओडिशा या कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो रूरल बेल्ट्स हैं उनमें लोगों के पास बेसिक रोड्स, बिजली और अच्छी स्कूल्स की जो सुविधा है वो नहीं है। इसी को बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस। अब सवाल उठता है कि ये जो इशू है आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने साफ कहा कि इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट इक्वल तरीके से स्टेट में स्प्रेड नहीं हो रहे। कुछ ही स्टेट्स में इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं जबकि कई स्टेट्स अभी भी पीछे छूट रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने इसी बात पर जोर दिया। सर्वे ने वार्निंग दी कि अगर रीजनल डिस्पैरिटीज को सही समय पर एड्रेस नहीं किया गया तो नेशनल ग्रोथ जो है वो भी धीमे हो जाएगी। और याद रखिए, इम्बैलेंस सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल टेंशन पैदा करता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ाता है और कई बार सिक्योरिटी थ्रेट्स भी जो है वो सामने आ जाती हैं। माओइस्ट अफेक्ट एरिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां डेवलपमेंट की कमी ने इंसर्जेंसी को फ्यूल किया। इसलिए रीजनल इम्बैलेंस कोई एकेडमिक टॉपिक भर नहीं है, ये एक नेशनल प्रायोरिटी है। अब समझते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, ये एक लेयर्ड इशू है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी सब इसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल रीजंस को देखते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान डेवलपमेंट सेलेक्टिवली हुआ। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री और रेलवे वहीं लगाए जहां से उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके या पोर्ट से एक्सपोर्ट करना कन्वीनियंट हो, जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और कई जो रीजन थे उनको लगभग इग्नोर कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद भी नेचुरली इंडस्ट्रीज उन्हीं एरिया में ग्रो करती रही जहां पहले से बेसिस बने हुए थे और बैकवर्ड एरिया और पीछे रह गए। अगर बात करें ज्योग्राफिकल बैरियर्स की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन बेल्ट, डेजर्ट एरिया या जो डेंस फॉरेस्ट रीजन्स हैं, इनमें डेवलपमेंट नेचुरली काफ़ी कठिन हो जाती है। टेरेन डिफिकल्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है और वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है। इन्वेस्टर्स जो है ऐसी जगह पर कम इंटरेस्ट दिखाते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है। अगर बात करें पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स की, कई बार इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स लोकल प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल अपोजिशन की वजह से शिफ्ट कर दिए जाते हैं। टाटा नैनो प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट बंगाल से गुजरात के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। कुछ स्टेट्स की गवर्नेंस कैपेसिटी स्ट्रोंग है, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र। वहीं जो कुछ स्टेट्स हैं, करप्शन, वीक पॉलिसी, इंस्टेबिलिटी, इनकी वजह से पीछे रह जाती हैं। अगर बात करें पॉलिसी डिस्पैरिटीज की, पॉलिसी का रोल भी बहुत बड़ा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश केवल यहीं तक लिमिटेड रहा और जो बाकी स्टेट्स हैं वो पीछे रह गई। हालांकि बैकवर्ड एरिया में कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जरूर सेट की गई, जैसे कि राउरकेला और भिलाई, लेकिन एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज थी वो वहां पे नहीं आ पाई और रिजल्ट ये हुआ कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। अगर बात करें लोकेशन एडवांटेज की, तो लोकेशन जो है वो भी एक नेचुरल एडवांटेज देता है। दिल्ली के आसपास जैसे कि गुड़गांव और नोएडा जो है वो तेजी से ग्रो हुए क्योंकि कैपिटल के पास होने से कनेक्टिविटी, पॉलिसी अटेंशन और इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हुआ। पोर्ट्स वाले स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात को भी एडवांटेज मिला है क्योंकि पोर्ट्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रीजनल इंबैलेंस का सबसे बड़ा कारण है। इमेजिन कीजिए कि कोई बिजनेसमैन बिहार या नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री क्यों लगाए अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, रोड और जो रेल कनेक्टिविटी है वो वीक है और बैंकिंग सर्विसेज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे फैक्ट्री नहीं लगाएगा। और यही वजह है कि बैकवर्ड एरियाज बैकवर्ड ही बने रहते हैं। अब बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस की। रीजनल इम्बैलेंस जो है केवल इकोनॉमिक नंबर्स का खेल नहीं है, इसका जो असर है वो काफी गहरा होता है, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर सोशल हार्मोनी तक। अगर बात करें सिक्योरिटी चैलेंजेस की, जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां पे एलिनिएशन बढ़ता है और यही कारण है कि सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट्स में माओइस्ट इंसर्जेंसी मजबूत हुई है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी अंडर डेवलपमेंट इंसर्जेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना है। अगर बात करें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, जब लोग महसूस करते हैं कि उनका रीजन इग्नोर किया जा रहा है तो वो न्यू स्टेट्स की डिमांड करने लगते हैं।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, विदर्भा और बोडोलैंड जैसे मूवमेंट भी इसी डिससेटिस्फेक्शन से इंस्पायर्ड हुए हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन की, अगर इन्वेस्टमेंट्स और जॉब सिर्फ कुछ स्टेट्स में कंसंट्रेट रहेंगी तो बाकी देश पीछे रह जाएगा। नेशनल ग्रोथ इम्बैलेंस की वजह से स्लो हो जाती है। अगर बात करें इनकम इनक्वालिटी की, जो लेटेस्ट डेटा है वो साफ कहता है कि कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,04,000 रुपए है, जबकि मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो केवल 17,000 के आसपास है। इमेजिन कीजिए एक ही देश में इतनी बड़ी इनकम गैप। अगर बात करें सोशल इश्यूज की, जो रिच स्टेट हैं वो और भी अमीर होते जाते हैं और पुअर स्टेट जो है स्टेगनेट हो जाते हैं। इससे माइग्रेशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, यूथ को लगता है कि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर बात करें एनवायरमेंटल एंड अर्बन स्ट्रेस की, ओवर डेवलप्ड एरिया पोल्यूशन और ओवर क्राउडिंग से जूझते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी, मुंबई का हाउसिंग क्राइसिस, चेन्नई का वाटर स्कार्सिटी, ये सब जो है अनइवन डेवलपमेंट के बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट गैप्स की, गोवा और केरला जैसे स्टेट के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ये स्टेट जो है टॉप करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। उसके कंपैरिजन में अगर बात करें बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स की, तो ये जो है एसडीआई के अंदर सबसे नीचे रहती हैं। हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में एक डॉक्टर लगभग 28,000 लोगों के लिए अवेलेबल है, जबकि दिल्ली के अंदर ये जो रेशियो है 2200 के आसपास है। अगर बात करें अर्बन मिजरी की, माइग्रेशन का प्रेशर सिटीज पर बहुत ज्यादा बढ़ता है और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से स्लम और इनएडिक्वेट हाउसिंग और साथ में जो स्ट्रेन पब्लिक सर्विसेज हैं ये जन्म ले लेती हैं। मुंबई और दिल्ली के जो स्लम एरिया है वो इस इम्बैलेंस की पेनफुल तस्वीर को जाहिर करते हैं। अब सवाल उठता है सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दोस्तों, रीजनल इम्बैलेंस सेंचुरी से डेवलप हुए हैं, इसलिए ओवरनाइट सोल्व नहीं होंगे, लेकिन सही पॉलिसी की मदद से इनको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि बैकवर्ड रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाए। रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो नेचुरली इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं जो बैकवर्ड रीजन को टारगेटेड क्रेडिट दें, जैसे रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाएं जिनके पास लीगल अथॉरिटी और फंड हो, ताकि वो प्रोजेक्ट्स मॉनिटर करें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। उसके अलावा ग्रोथ कॉरिडोर्स को क्रिएट किया जा सकता है जहां पे एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेट किया जाए। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है। जो स्टेट्स इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें उन्हें एक्स्ट्रा फंड मिले, इससे हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। उसके अलावा लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन भी करना होगा। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को ट्रेन स्टाफ और पावर देने होंगे। ग्रास रूट्स पर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ही फंड्स का सही यूज कर सकता है। उसके अलावा इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। यूथ को लोकल लेवल पर जॉब्स और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो माइग्रेशन जो प्रेशर है वो कम होगा। स्टेट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। अगर एक स्टेट स्मार्ट पॉलिसी से इन्वेस्ट अट्रैक्ट करती है तो दूसरी स्टेट भी बेस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट कर पाएगी। तो दोस्तों, जो रीजनल इम्बैलेंस है वो इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस में से एक है। इसका इतिहास कॉलोनियल पीरियड से शुरू हुआ, लेकिन आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसके रीजंस काफी हैं, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, पॉलिसी गैप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी इक्वली डेंजरस हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, माइग्रेशन प्रेशर, सोशल अनरेस्ट और अनइक्वल ग्रोथ। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करें, बैकवर्ड रीजन को प्रायोरिटी दें, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाएं और हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करें तो ग्रेजुअली बैलेंस अचीव किया जा सकता है। बैलेंस ग्रोथ का मतलब मुंबई और बेंगलोर ही नहीं है, बल्कि बिहार के विलेजेस और नॉर्थ ईस्ट के टाउन भी समान रूप से प्रोग्रेस करें, तभी इंडिया ट्रूली यूनाइटेड और प्रोस्पेरस बन पाएगा। दोस्तों, याद रखिए, एक मजबूत नेशन वही है जहां हर रीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिले। रीजनल बैलेंस सिर्फ इकोनॉमी का सवाल नहीं है, ये इंडिया की यूनिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी का सवाल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था रीजनल इम्बैलेंस का, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।